हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और मेरा नाम है जय कौशिक। तो आज जो हमारा लेक्चर सीरीज़ रहने वाली है डैट इज़ ऑफ ऑसिलेशंस क्लास 11th। तो इस लेक्चर सीरीज़ को शुरू करने से पहले हमें दो टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, डैट इज़ पीरियोडिक मोशन एंड अनदर वन इज़ ऑसिलेटरी मोशन। तो आज हम जो है इन दोनों टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे और आगे हम समझेंगे कि एसएचएम क्या होता है, उसकी जो है आज हम नींव रखने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर दिस वीडियो। सो पीरियोडिक मोशन हमें समझना होगा कि सबसे पहले कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सपोज आई हैव अ बॉडी विच इज़ हैविंग मास m, और अगर ये बॉडी कोई मोशन कर रही है, मान लो ये किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, मान लीजिए तो ये a से b तक जा रही है और फिर b से रिपीट होकर वापस से ये a पर आ रही है, और अगर ये काम ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रह रहा है, जैसे a से b तक गई फिर b से a तक आई, अगर ये काम जो है कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मान लीजिए 2 घंटे के इंटरवल में ये चीज़ अगर कंटिन्यूसली रिपीट होती रह रही है, देन दैट इज नोन एज माई पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन दैट रिपीट इट सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन at a regular interval of time is known as periodic motion. Now we can take another example of the periodic motion as suppose we have our sun, हमारा सन हमारे पास है, एंड अवर अर्थ, हमारे जो अर्थ है वो सन के आसपास जो है रिवोल्यूशन करती है। एंड इन रिवोल्यूशन जो टाइम पीरियड लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, जो अर्थ को टाइम लगता है दैट इज 365.25 डेज। इतना जो है टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन खत्म करने के लिए अर्थ के द्वारा, एंड दिस इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर 365.25 डेज के बाद एक रिवोल्यूशन जो है अर्थ का सन के पास जो है कंप्लीट हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट योर पीरियोडिक मोशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को कैसे समझा जाए और पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में फ़र्क क्या। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, तो ऑसिलेटरी मोशन का बहुत ही सिंपल सा और काफ़ी इजी एग्जांपल है आपका पेंडुलम। जैसे आप लोगों का पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम में जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई मास m है, उसको मैंने l लेंथ की स्ट्रिंग से यहाँ पे बांध रखा है, और मान लीजिए यहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है a है। तो मैंने जो है पेंडुलम को कुछ फोर्स दिया जिससे वो ए पोजीशन से किसी एक बी पोजीशन पे मेरा पेंडुलम गया, और फिर उस बी पोजीशन से होते हुए पेंडुलम वापस ए पे आएगा, और फिर मेरा जो है सी पे वापस से वो चला जाएगा, और फिर वापस से जो है मेरा पेंडुलम मेरा ए पे आ जाएगा। एंड दिस मोशन कंटिन्यूज अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये जो ए पोजीशन है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। ये जो है हमारे पेंडुलम की जो ये पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन ऑफ आवर पेंडुलम। तो मेन पोजीशन के आसपास जो मेरी बॉडी है वो कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ, आगे एंड पीछे जो है मूव होती रह रही है, एंड दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ये होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, एंड दिस इज नोन एज अवर पीरियोडिक मोशन। तो जवाब आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो आप इन दोनों से ही जो है बेसिकली आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर मैं मेन पोजीशन की बात करता हूँ तो मेन पोजीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपके मेन पोजीशन के आसपास ही हो रहा है। जो बॉब है वो ए के आसपास ही मूव कर रहा है, पर क्या आप यहाँ पे अर्थ की कोई फिक्स पोजीशन है जिसके आसपास वो कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ मूव करिए? नहीं। पीरियोडिक मोशन में हमारा मोशन तो रिपीट होता है, पर किसी एक पोजीशन पे हम बार बार आगे पीछे मूव नहीं होते, बट यहाँ पे हम किसी एक पोजीशन पे कंटिन्यूसली आगे पीछे मूव हो सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज माई ऑसिलेटरी मोशन। तो अब जो है हम देखेंगे कि हमारा ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया, हमारा पीरियोडिक मोशन क्या हो गया। तो द नेक्स्ट पॉइंट वी विल गोइंग टू स्टडी इज पीरियोडिक फंक्शंस, कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो अभी जो है हमने देखा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी फंक्शन उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और मान लीजिए कि वो जो फंक्शन है मेरा वो किसी एक टाइम इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए वो जो थीटा फंक्शन है मेरा, और किसी टाइम इंटरवल टी पे रिपीट हो रहा है, तो जब मैं उसको उसके साथ ऑपरेट करूंगा तो वापस से जो है मुझे मेरा फंक्शन जो है एफ थीटा मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है साइन का फंक्शन। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा मान लो साइन का जो फंक्शन होता है हमारे साइन थीटा होता है, हमारे पास फिर कॉस थीटा होता है।
तो दीज आर माई पीरियोडिक फंक्शंस। कैसे? जैसे मान लीजिए साइन थीटा को अगर मैं ऑपरेट कराता हूँ थीटा प्लस 2 पाई पे अगर मैं ऑपरेट कराता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे आपको वापिस से जो रिजल्ट मिलेगा डेट विल बी साइन थीटा, यानी कि जो 2 पाई वैल्यू हो गई वो हमारा टाइम पीरियड हो गया। वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा टाइम पीरियड हो गया साइन के फंक्शन के लिए। और इसको मैं यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई ग्राफ है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो मेरा ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर मेरा जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, और 2 पाई टाइम इंटरवल के बाद मेरा जो साइन का ग्राफ है वो वापस से रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ का जो है टाइम पीरियड देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूँ कॉस की, कि भाई कॉस का क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉस थीटा का टाइम पीरियड क्या होगा, तो कॉस थीटा का भी जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी अगेन 2 पाई। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस हो गए, इनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है जिनकी वैल्यूज जो है हमारी रिपीट होती हैं, दैट आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस, एंड द वैल्यू आफ्टर विच दे रिपीट इज नोन एज देयर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे 2 पाई साइन के लिए और 2 पाई कॉस के लिए जो है ये मेरा फंक्शन हो जाता है, मतलब टाइम पीरियड हो जाता है, एंड दिस इज माई ग्राफ फॉर साइन एक्स। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बात जो है यहाँ तक क्लियर होगी कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक एंड डू सम कंक्लूजन्स रिगार्डिंग दी एसएचएम। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है पीरियोडिक फंक्शंस देख लिए हैं, पीरियोडिक मोशन भी जो है हमने स्टडी कर लिया है। अब जो है हम जो टॉपिक देखेंगे अगला वो हमारा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको जो है अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो चीज़ हमको समझनी है दैट इज़, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास है कुछ m, ठीक है, ये मेरी कोई बॉडी है जिसका मास कुछ m है, और मान लेते हैं कि मैं इस पर, और ये मेरी स्प्रिंग है, और यहाँ पे यहाँ जो मेरा रखा है ये मेरी स्प्रिंग के साथ मैंने इस मास को कनेक्ट कर रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे की तरफ इस पर कोई F फोर्स जो है लगा रहा हूँ। अब जब मैं इस पर F फोर्स लगाऊंगा तो इसकी जो ये पोजीशन होगी, इसकी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन होगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये बॉडी थोड़ा x डिस्टेंस मान लेते हैं आगे आ जाएगी। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये जो मेरी बॉडी थी जिसका मास m था वो x डिस्टेंस जो है आगे आ गई है। यहाँ पे मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पे आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर मेरे पास हमारी स्प्रिंग होती है, अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूँ, स्प्रिंग मेरे पास है, तो स्प्रिंग में हमारा लगता है हुक्स लॉ। स्प्रिंग के केस में हमारा यहाँ पे जो लॉ लगता है दैट इज अवर हुक्स लॉ। एंड हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है? हुक्स लॉ स्टेट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो स्प्रिंग जो है फोर्स लगाएगी, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है एक्स के होना चाहिए, एंड दैट फोर्स विल बी रिटर्न एज माइनस के एक्स, जहाँ पे ये हमारा एक कॉन्स्टेंट हो जाता है जिसको हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। ये जो हमारा के कॉन्स्टेंट है इसको हम जो है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो है कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या? यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हुआ कैसे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज अ पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ सम रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे जब मैं इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाऊंगा F, जिससे कुछ आगे जाएगी किस डिस्टेंस x पे, और अगर मैं उसको फोर्स लगाने के बाद छोड़ देता हूँ तो उसके बाद जो मेरी बॉडी है अगेन वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी और पीछे दोबारा से कोई डिस्टेंस x पे यहाँ पे ये बॉडी मूव कर जाएगी, और फिर वापस से ये जो है x इक्वल्स टू 0 पे ये मेरी बॉडी जो है टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। तो ये जो मेरा x इक्वल्स टू 0 पोजीशन है, इसके आसपास मेरी बॉडी जो है कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी, एंड दैट्स वाई इट्स फॉलो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आप लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम थोड़ा और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा और अच्छे से समझा जा सकता है, विच इज़ क्वाइट ईजी, विच इज़ लिटरली क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो कैसे समझना है? तो आपको यहाँ पे देखा कि जो हमारा फोर्स है वो हमारा माइनस के एक्स हो गया, यानी कि अगर हमारा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्स के, उस केस में भी हमारी बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एग्जीक्यूट जो है करती है। हमारी बॉडी जो है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर सकती है, वो आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है, जो मेरा फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे, दैट इज समथिंग मास इनटू एक्सेलरेशन।
वो जो फोर्स लग रहा होगा वो मेरा कुछ ना मास इंटू एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और मास को एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv/dt, एक्सेलरेशन को मैं dv/dt लिख सकता हूँ, और जो मेरा वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ dt/dx²। तो इस तरीके से मैं जो है फोर्स को लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा वेलोसिटी होता है डेट इज dx/dt। तो जो मेरी बॉडी यहाँ पे मूव करी होगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी मेरी होगी। सो इस केस को अगर मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा m d²x/dt² विच विल बी इक्वल्स टू -kx। अभी हम पीछे देख के आए कि फोर्स जो हमारा होता है वो हमारा -kx के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा और डिटेल में बात करें, यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि m d²x/dt² प्लस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको kx विच विल बी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो है मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फॉर्म हो जाती है विच इज़ dx/dt² प्लस अगर मैं m से डिवाइड कर देता हूँ k/mx इक्वल्स टू 0। तो अगर ये जो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेसिकली फॉर्म हो चुकी है फॉर माय SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि हमने एक एग्जांपल लिया हुक्स लॉ की मदद से। फिर हमने देखा कि हुक्स लॉ में हमारा फोर्स जो होता है -kx के बराबर होता है। तो यानी कि अगर मेरी बॉडी मेरे किसी एक पॉइंट, ये मान लो मेरा पॉइंट x इक्वल्स टू 0 के आसपास कंटिन्यूसली मूव होती है, अगर मेरी बॉडी जो है x इक्वल्स टू 0 पॉइंट के आसपास जो है मेरी बॉडी जो है कंटिन्यूसली मूव होती है, देन डैट इज़ माई सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वहाँ पे अगर मेरा फोर्स x इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाता है, अब जो मेरा फोर्स है ये मेरा फोर्स हो गया, यहाँ पे f जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है x के, तब जो है मेरी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करती है। अच्छा, अब थोड़ा आगे हम चले तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो फोर्स है डेट इज़ -kx। अच्छा, फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, जो हमने न्यूटन्स का जो हमारा सेकंड लॉ था उससे हमने ये चीज़ देखी। फिर हमने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में देखा, डेट विल बी dv/dt। वेलोसिटी हमारी dx/dt होती है तो dv/dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d²x/dt² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ से हमने देखा कि मैं इसको k को अगर जो मेरा kx की वैल्यू थी, जो मेरे यहाँ पे -kx की वैल्यू थी, अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले आता हूँ तो मेरा आ जाएगा m dx²dt² प्लस में मेरा kx 0 हो जाएगा। और फिर जो है हमारी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है SHM की फॉर द केस ऑफ स्प्रिंग एंड मास। तो जो मेरा स्प्रिंग और मास का केस होता है उसके लिए ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारा अगली क्लास होगी, जो अगली वीडियो होगी, उसके अंदर हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे अपने अलग अलग रिजल्ट्स पे आ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है, ये हमारा अभी का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस लेक्चर में मुझे ज्वाइन करने के लिए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो इसी के साथ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स। मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला लेक्चर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है। मेरा नाम है जय कौशिक। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड बाय।